मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति मोहम्मद अनवर अल सादात के दुश्मनों की तादाद दोस्तों से कई गुना ज़्यादा थी। उनसे नाराज़गी बरतने वालों में कई देशों के शासनाध्यक्ष भी थे, मसलन लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी, सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल असद, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी आदि। ये लोग सादात से खफा क्यों थे? कई वजहें थीं, जैसे इजराइल के साथ शांति समझौता, शरिया कानून की मुखालफत और ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को शरण देना। इस्लामिक क्रांति के बाद शाह ने ईरान छोड़ दिया था। खुमैनी के दबाव में अधिकतर पड़ोसी देशों ने शरण देने से मना कर दिया था। उस दौर में सादात ने शाह को अपने पास रखा। इससे खुमैनी काफ़ी नाराज़ हुए थे। फिर आई 6 अक्टूबर 1981 की तारीख। मिस्र की राजधानी काहिरा में मिलिट्री परेड बुलाई गई। इसी दौरान एक ट्रक रास्ते से हटकर खड़ा हो गया। उसमें से सेना की वर्दी पहने कुछ आतंकवादी उतरे। वे सलामी मंच के सामने खड़े हुए और सादात पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। कई मिनटों तक पता ही नहीं चला कि वहाँ हो क्या रहा है। जब तक पता चलता तब तक सादात ज़मीन पर गिरकर अचेत हो चुके थे। उन्हें किसी तरह अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही मिस्र के तत्कालीन उपराष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने अपना बयान प्रसारित किया। बोले, ये बताते हुए मेरी ज़ुबान कांप रही है कि हमारे नायक और योद्धा अनवर अल सादात हमारे बीच नहीं रहे। सादात की हत्या का मास्टरमाइंड खालिद इस्लामबोली मिस्र की सेना में लेफ्टिनेंट था। उसके तार तकफीर वल हजीरा नाम के आतंकी संगठन से जुड़े थे। इस संगठन को पैसे और हथियार मुअम्मर गद्दाफी देता था। इस्लामबोली ने पहली बार नहीं अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। अप्रैल 1982 में उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर गोली से उड़ा दिया गया। कई अरब देशों और आतंकी संगठनों ने उसे शहीद का दर्जा दिया। सबसे दिलचस्प रवैया ईरान का था। उसने इस्लामबोली के सम्मान में पोस्टल स्टैम्प पब्लिश किया। फिर तेहरान की एक गली का नाम बदलकर इस्लामबोली स्ट्रीट भी कर दिया। इस वाक़े के बाद दोनों देशों के संबंध काफ़ी ख़राब हो गए। 2004 में ईरान ने इस्लामबोली स्ट्रीट का नाम बदलकर इंतिफादा स्ट्रीट कर दिया। ये मिस्र के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश के तहत हुआ था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और फिर आई अरब क्रांति। इसमें होस्नी मुबारक की कुर्सी चली गई। मुबारक सादात की हत्या के बाद से मिस्र के राष्ट्रपति थे। उनके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मोरसी सत्ता में आए। उनके समय में दोनों देशों ने करीबी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक बरस बाद ही मोरसी का तख्ता पलट हो गया। नई सरकार ने ईरान को दरकिनार कर दिया। इन सबके बीच मिस्र की इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ी। उनके बीच कई समझौते हुए। फिलिस्तीन इजराइल के झगड़े में वो मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा है। इसके बरक्स ईरान इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। उनके बीच लंबे समय से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। ऐसे में मिस्र और ईरान का साथ आना नामुमकिन होता गया। लेकिन अब ये धारा बदल रही है। ईरान ने मिस्र और जॉर्डन के कुछ सांसदों को अपने यहाँ बुलाया है। ये लोग डिप्लोमेटिक रिश्ते स्थापित करने और नाराज़गी को ख़त्म करने के रास्तों पर चर्चा करेंगे। इस तरह से ईरान अपने एक और दुश्मन को दोस्त में बदलने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले उसने सऊदी अरब के साथ दोस्ती बहाल की थी। अगर मिस्र को लेकर चल रही कोशिश सफल रही तो ये मिडिल ईस्ट की राजनीति का चरित्र हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन इस राह में उसे इजराइल की बाधा पार करनी होगी। इजराइल ईरान को अलग थलग देखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी मिस्र उससे दोस्ती कर ले। तो आज के शो में हम समझेंगे ईरान मिस्र के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बहाल क्यों करना चाहता है और इजराइल इसे रोकने के लिए क्या कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ईरान और मिस्र मिडिल ईस्ट के दो सबसे प्रभावशाली देश हैं। मिस्र की सीमा अफ्रीकी महाद्वीप से लेकर एशिया तक फैली हुई है। ईरान पूरी तरह एशिया में पड़ता है। दोनों के बीच में इजराइल, जॉर्डन और इराक जैसे देश आते हैं, यानी ज़मीनी सीमा के आधार पर उनके बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। फिर भी दोनों के संबंधों से मिडिल ईस्ट की दशा और दिशा तय होती है। इस संबंध का इतिहास बताएं उससे पहले दोनों देशों के बारे में ब्रीफ में जान लीजिए। पहले मिस्र को इजिप्ट नाम से भी जाना जाता है। ज़मीन पर इंसानों की बसाहट लगभग 8000 बरस पहले शुरू हुई थी, नील नदी के किनारे पर। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। शुरुआती दौर में लोग शिकार और मछलियों के सहारे जीवन यापन करते थे। फिर उन्होंने खेती सीखी, जंगली जानवरों को पालतू बनाया और घर बनाने लगे। इस तरह उनका कस्बा तैयार हुआ। इसके बाद उन्होंने नाव चलाना सीखा, दूर दूर तक व्यापार करने गए। 3000 ईसा पूर्व तक नील नदी के तट पर अच्छी खासी सभ्यता विकसित हो चुकी थी। उसी दौर में मिस्र पर ताकतवर राजाओं का शासन शुरू हुआ। इन्हें फ़ैरो कहा जाता था।
इन राजाओं ने विशाल पिरामिड बनाया, मंदिरों का निर्माण कराया और पड़ोसी इलाकों पर कब्जा भी किया। 1000 ईसा पूर्व के आसपास फ़ारो का साम्राज्य बिखरने लगा। 31 ईसा पूर्व में मिस्र पर रोमन्स ने कंट्रोल कर लिया। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम की धारा मिस्र में भी पहुंची। उन्होंने काहिरा की स्थापना की। कालांतर में ये शहर मिस्र की राजधानी बना। 16वीं सदी में मिस्र तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 18वीं सदी में यूरोप की नज़र पड़ी। 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही उन्हें स्वेज नहर का नियंत्रण भी मिल गया। ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इससे यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई। 1952 में मिस्र आज़ाद हो गया। 1954 में गमाल अब्देल नासेर मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति बने। 1956 में उनके आदेश पर मिस्र की सेना ने स्वेज नहर पर कब्जा कर लिया। इसके खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने हमला कर दिया, मगर वे फिर से कंट्रोल लेने में नाकाम रहे। इस घटना को स्वेज संकट के नाम से जाना जाता है। इसने ब्रिटेन की बची खुची ताकत भी खत्म कर दी। स्वेज क्राइसिस के बारे में हमने ऐतिहासिक कहानियों वाले अपने शो तारीख में विस्तार से बात की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, स्वेज क्राइसिस के बाद नासेर का रुतबा बढ़ गया। उनका शासन 1970 तक चला। नासेर की मौत के बाद अनवर सादात मिस्र के राष्ट्रपति बने। 1981 में सादात की हत्या हो गई। फिर होस्नी मुबारक राष्ट्रपति बने। मुबारक ने हंटर के दम पर सरकार चलाई। 2011 की अरब क्रांति के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मोरसी सत्ता में आए, मगर उनका भी तख्ता पलट हो गया। तब से अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हुए हैं। वे सेना में जनरल रह चुके हैं। आधिकारिक तौर पर मिस्र एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन शासन में सरकार का दखल हमेशा बना रहता है। सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्रपति हैं। राष्ट्र के साथ साथ सेना की कमान भी उन्हीं के हाथों में होती है। अब ईरान के बारे में भी जान लेते हैं। ईरान मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और अरब देशों के बीच में पड़ता है। ये दुनिया के सबसे पुराने मुल्कों में से एक है। अतीत में इसको पर्शिया के नाम से जाना जाता था। 659 ईसा पूर्व में यहाँ पर पर्शियन साम्राज्य का उदय हुआ। इसका प्रभुत्व भूमध्य सागर से लेकर मौजूदा समय के पाकिस्तान तक फैला हुआ था। ग्रीक्स ने उनको हटा दिया। ग्रीक्स के बाद ससनी वंश ने शासन किया। 642 ईस्वी में पर्शिया इस्लामी साम्राज्य के अधीन आ गया। 1501 में पर्शिया पर सफवी वंश का शासन शुरू हुआ। इस वंश के राजाओं को शाह की उपाधि दी गई। 18वीं सदी में पर्शिया के कुछ हिस्सों पर रूस और ब्रिटेन का नियंत्रण रहा। 1921 में आर्मी अफसर रजा शाह ने सत्ता का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। 1935 में उन्होंने पर्शिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया। 1941 में उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान के शाह बन गए। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट करा दिया। मोसादेक शाह की सत्ता के लिए चुनौती बन रहे थे। उनके हटते ही शाह की चुनौती समाप्त हो चुकी थी। 1979 में शाह के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। शाह के द्वारा निर्वासन में भेजे गए शिया धर्मगुरु खुमैनी वापस लौटे। उनके नेतृत्व में ईरान में इस्लामी गणतंत्र की स्थापना हुई। खुमैनी ने सुप्रीम लीडर की उपाधि धारण की। 1989 में खुमैनी की मौत हो गई। उनके बाद अली खामेनेई नए सुप्रीम लीडर बने। वे आज भी कुर्सी पर बने हुए हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति का पद आता है। उनके पास सरकार की जिम्मेदारी होती है। हालांकि सुप्रीम लीडर की अनुमति के बिना वो भी कोई फैसला नहीं ले सकते। आपने ईरान और मिस्र के बारे में जाना। अब दोनों देशों के आपसी संबंधों का इतिहास भी समझ लेते हैं। ईरान और मिस्र के संबंधों की कड़ी हमेशा इजराइल से जुड़ती रही है। मई 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। स्थापना के अगले ही दिन 5 अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इनमें से एक मिस्र भी था। ईरान ने यूएन के पार्टीशन प्लान का विरोध किया था, लेकिन वो पहले इजराइल अरब वॉर में शामिल नहीं हुआ। वो इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा इस्लाम बहुल देश था। इसके बरक्स इजिप्ट इजराइल को जिगरी दुश्मन मानता था। 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने शाह की सत्ता को चुनौती दी। उन्होंने सोवियत संघ के साथ हाथ मिला लिया। तब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मोसादेक की सरकार गिरा दी। मोहम्मद रजा शाह पहलवी को वापस कुर्सी पर बिठा दिया गया। शाह अमेरिका के करीबी थे। नतीजतन ईरान और इजराइल के बीच भी दोस्ती बढ़ती गई। उधर नासेर सोवियत संघ से दोस्ती गांठ रहे थे। इसके चलते मिस्र और ईरान में दूरी कायम हो गई। फिर आया 1970 का साल। नासेर की मौत के बाद अनवर सादात मिस्र के राष्ट्रपति बने। उन्होंने प्रो अमेरिका पॉलिसी अपनाई। ईरान के शाह भी प्रो अमेरिका थे। इस वजह से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने लगे। लेकिन इसी बीच ईरान में इस्लामी क्रांति हो गई। खुमैनी अमेरिका और इजराइल के कट्टर दुश्मन थे, जबकि सादात इजराइल के साथ शांति समझौता कर रहे थे।
उन्होंने तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री मेनाहेम बेगिन के साथ नोबेल प्राइज भी शेयर किया था। सादात ने रही सही कसर ईरान के शाह को शरण देकर पूरी कर दी थी। फिर जब अक्टूबर 1981 में सादात की हत्या हुई, ईरान ने तेहरान में उनके हत्यारे को सम्मान दिया, उसके नाम पर एक गली का नामकरण कर दिया गया। ये दोनों देशों के रिश्तों में आखिरी कील साबित हुई। मिस्र ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर दिए। 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध में मिस्र ने इराक की मदद की। इसके कारण ईरान और खफा रहने लगा। फिर 2004 में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने संबंध ठीक करने की पहल की। उन्होंने एक दूसरे के यहाँ दूतावास भी खोले, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। 2011 की अरब क्रांति के बाद मुबारक को कुर्सी छोड़नी पड़ी। मोहम्मद मोरसी नए राष्ट्रपति बने तो ईरान को उम्मीद जगी। 2012 में मोरसी एक सम्मेलन में हिस्सा लेने ईरान भी गए। इसी दौरान दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने और दूतावास खोलने पर सहमति बनी, लेकिन 2013 में ही मोरसी का तख्ता पलट हो गया। नए राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने ईरान के साथ रिश्ता बढ़ाने की संभावना से इनकार कर दिया। वो इजराइल के करीब बने रहे। फिलिस्तीन गुटों के साथ टकराव में हर बार उन्होंने मध्यस्थता करवाई। उन्हें अब तक मिस्र का सबसे प्रो इजरायली राष्ट्रपति माना जाता है। इसी समय अवधि में इजराइल और ईरान की दुश्मनी का ग्राफ बढ़ता गया। इजराइल पर ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या और परमाणु संयंत्रों पर हमले के आरोप लगे। उसने 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील का भी विरोध किया। 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से निकलने का फैसला किया। ईरान पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए, उसको अलग थलग कर दिया गया। इसका सीधा लाभ इजराइल को पहुंचा। मिस्र ने कभी ईरान के पक्ष में नहीं बोला, उसने ईरान के मामले में खुद को दूर ही रखा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की संसद ने मिस्र और जॉर्डन के कुछ सांसदों को बुलावा भेजा है। इसका मकसद संबंध बेहतर करने की दिशा में काम करना है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी मिस्र के साथ संबंध सुधारने की बात कह चुके हैं। खबर यह भी है कि इस साल के अंत तक अल सीसी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात में डिप्लोमेटिक संबंध बहाल करने पर मुहर लग सकती है। मिस्र का कहना है कि वो अपने पड़ोस में सभी देशों से अच्छे संबंध रखना चाहता है। ईरान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। इससे किसी और देश के साथ रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मामला इतना भी सीधा नहीं है। जानकारों का कहना है कि इजिप्ट ईरान की दोस्ती से इजराइल को झटका जरूर लगेगा। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान को आइसोलेट करने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन ईरान उनकी कोशिशों को बाईपास करने में सफल रहा है। मार्च 2023 में उसने सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बहाल किया। हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा के दौरे पर गए थे। ये देश अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहे हैं। इसी समय ईरान और चीन की करीबी भी बढ़ रही है। कहा जा रहा है ये देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहे हैं। अगर वे मिस्र को अपने पाले में लाने में कामयाब हो गए तो मोर्चे की दिशा बदल जाएगी। इसका सबसे ज़्यादा असर इजराइल पर पड़ेगा, क्योंकि मिस्र और ईरान में घटने वाली घटनाओं से उसकी राजनीति प्रभावित होती है। इसलिए मिस्र और ईरान की कोशिशों पर इजराइल और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की नज़र बनी रहेगी, हमारी भी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी ब्रिटेन से है। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 15 जून को संसद की एक कमेटी ने जॉनसन के दफ्तर में हुई पार्टियों पर रिपोर्ट पेश की। ये पार्टियां कोविड लॉकडाउन के समय हुई थी। इनमें कोविड प्रोटोकॉल्स का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। जॉनसन तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने लंबे समय तक आरोपों से इनकार किया। बाद में इसी वजह से उनकी कुर्सी चली गई। अब संसदीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जॉनसन ने जानबूझकर संसद को गुमराह किया। अगर उन्होंने संसद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता। बोरिस जॉनसन ने पिछले हफ्ते ही सांसदी छोड़ दी थी। कमेटी ने सिफारिश की है कि जॉनसन को पूर्व संसद सदस्य का पास ना इशू किया जाए। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने रूस को अपने यहाँ दूतावास की नई इमारत बनाने से रोक दिया है। इसके लिए संसद में बिल लाया गया और 5 मिनट के अंदर पास भी कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि इस बिल्डिंग से जासूसी का खतरा था। रूस ने कहा कि इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। रूस ने साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया की संसद से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ज़मीन का टुकड़ा लीज पर लिया था। वो इस ज़मीन पर नया संसद बनाना चाहता है। उसने इमारत बनाना भी शुरू कर दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर जासूसी का आरोप भी लगाया है। इसी आधार पर सरकार ने ज़मीन की लीज खत्म करने की अपील दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे रद्द कर दिया था। 15 जून को सरकार ने संसद का सहारा लिया और रूसी दूतावास की नई इमारत बनने पर रोक लगा दी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।